So good morning students. Now the next chapter क्या आपके इस सेमेस्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज क्वांटम और सेकेंड चैप्टर जो है वो आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम चैप्टर कवर करेंगे दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास होती क्या है? देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है आपके पास? स्पेक्ट्रम प्लस स्कोपी. ठीक है, कि किसी भी चीज का, जैसे स्कोपी का मतलब होता है उस चीज का अंदर से एनालिसिस करना, और स्पेक्ट्रो का मतलब स्पेक्ट्रम के थ्रू, कि जैसे इस तरीके से कुछ भी लाइंस आए, स्पेक्ट्रम के थ्रू किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करना, वो आपके पास वो जो ब्रांच है जो इस चीज को डिस्कस करती है वो क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी है. ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या हुआ? इल्यूसिडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को इल्यूसिडेट कर रहा है. कैसे कर रहा है? थ्रू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल. एटम्स का स्ट्रक्चर पता चल जाता है तो आपके पास मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता चल सकता है, और उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स पता चल जाएगी. और उन एनर्जी लेवल्स में हम क्या, देखो आपके पास एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं. ठीक है, तो अगर कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास क्या होगा? अगर आपको मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल पता चल गई कि ये यहाँ से यहाँ जा सकता है या यहाँ से यहाँ जाएगा, कैसे वापस आएगा, उस हिसाब से उसके अंदर क्या एनर्जी चेंजेस होंगी, इन्हीं के रेस्पेक्ट में कितनी एनर्जी लेता है, कितनी लॉस करेगा, नहीं करेगा, उसी से आप क्या होता है, ये स्ट्रक्चर, ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ होता है. ठीक है, ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इसी से ये स्पेक्ट्रम डिनोट होता है. तो वहां से आप क्या कर सकते हो? स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हो. ठीक है, अब बात आती है कि एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो लाइन स्पेक्ट्रा आता है. हमने पढ़ा था हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम आता है. उसके अंदर कौन कौन सी 6 सीरीज होती है? लाइमन, बाल्मर, पी फंड और भी करके होती है. ऐसे करके तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है. हेम्फेरी, ऐसे 6 सीरीज होती है वो. तो उसमें क्या होती है? आपके पास लाइंस आती है, डिफरेंट लाइंस आती है. जब आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हो तो अलग अलग एनर्जी लेवल के रेस्पेक्ट में अलग अलग लाइंस आएंगी आपके पास. क्या आएंगी? डिफरेंट लाइंस आती है. तो एटम्स के केस में ये लाइंस आती है, जबकि मॉलिक्यूल के केस में आप स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें क्या हो जाता है? एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं. तो वो एटम्स क्या करते हैं? हर एटम अपनी अपनी लाइन देगा, तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ लाइंस हो जाती है कि हम उन लाइंस को अलग से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड हो जाती है, एक दूसरे के बहुत ही पास दिखती है. तो हमें कुल मिला के लाइंस ना दिखे, क्या दिखेगा? एक तरीके से बैंड दिखेगा. इसको आप क्या बोलते हो? बैंड. कि लाइंस इतनी क्लोज आ गई जिनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तब इसको आप क्या बोलोगे? बैंड. ठीक है, तो मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा के केस में आपको क्या दिखता है? बैंड दिखता है, बैंड शो होता है. ठीक है, उसके बाद आती है कि जनरल जो स्पेक्ट्रम है उसमें हम 3 चीजें पढ़ते हैं: रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. रोटेशनल स्पेक्ट्रा से क्या आता है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो हम मेजरमेंट करते हैं वो किसकी करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. पढ़ा भी है तुम लोगों ने, रेसिप्रोकेटर पढ़ा होगा फिजिक्स में. जिन्होंने 12th तक तो सबने फिजिक्स पढ़ी है, तो उसमें आप सब निकालते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब निकालते हैं. I = μr². ठीक है, तो अगर रोटेशनल कांस्टेंट निकल जाता है तो हम I निकाल लेते हैं या R निकाल लेते हैं. इस तरीके से आपके पास. फिर दूसरा आता है रोटेशनल वाइब्रेशनल या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा. वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में क्या होता है? वाइब्रेशन देखते हो स्प्रिंग की. ठीक है, तो वहां से क्या देखते हैं कि या तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या फिर फोर्स कांस्टेंट K. ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का यूज क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स डिफरेंट देख लिए जाए तो हमें वहां से क्या पता चल रहा है कि उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कि कितने पे बॉन्ड जाके ब्रेक होगा, कितने पे नहीं होगा.
उसके बाद आपके पास आता है कि जो ट्रांजिशन है इन एनर्जी लेवल्स में कौन सी ट्रांजिशंस होंगी, कौन सी नहीं होंगी। जैसे आपके पास ये तीनों ट्रांजिशंस अलग अलग है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। एक को रोटेशनल बोल दिया, एक को वाइब्रेशनल, एक को इलेक्ट्रॉनिक। किस बेसिस पे बोला? ये बोला हमने, अभी बताती हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बेस पे। ठीक है, वो अभी आगे डिस्कस करती हूँ। पर ये देखो जस्ट इनमें से कौन सी ट्रांजिशन होगी वो बताएगा आपको सिलेक्शन रूल। कौन बताएगा? सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल किसके ऊपर बेस्ड है? कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ क्या इंटरेक्शन है, वो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वही आपके पास सिलेक्शन रूल डिसाइड करेगा कि ट्रांजिशंस अलाउड है या ट्रांजिशन फॉरबिडन है। ठीक है, देखो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वो रेडिएशंस जो आपके पास वेव लाइक स्ट्रक्चर शो कर रखी है। ये आपने सबने पढ़ा हुआ है, वेव लाइक स्ट्रक्चर शो करे, स्पीड विद ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करे, वैक्यूम के साथ, वैक्यूम में भी ट्रेवल करे मीडियम के साथ साथ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तीनों के तीनों आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने किसकी पढ़ रखी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्या है? EMR स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? अभी हम बात कर रहे थे कि भाई ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ मॉलिक्यूल का क्या इंटरेक्शन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके पास क्या होता है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनको आपने अरेंज किया हुआ है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में या वॉइस वर्सा। ठीक है, तो हमने इसको अरेंज किया, वेवलेंथ इस साइड डिक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी इस साइड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, याद रखने के लिए थोड़ा सा याद कर सकते हो, लोअर, मिर, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रेज, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करना ही पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इस साइड बढ़ती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? कॉस्मिक रेज की, और मिनिमम किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। ठीक है, और आपके पास दूसरी चीज कि ये क्या है? LOR से बनेगा लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, सबसे इधर लॉन्ग रेडियो वेव्स, फिर रेडियो वेव्स। उसके बाद M का मतलब है माइक्रोवेव रीजन। इसमें कौन सी स्पेक्ट्रम आएगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव रीजन। ठीक है, IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन, इसमें कौन सी स्पेक्ट्रम आती है? वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस इसके अंदर होती है। कौन सी ट्रांजिशंस होती है? वाइब्रेशनल। थर्ड आता है आपके पास विजिबल। इसमें विजिबल की अलग से 10⁻³ से -4 जो भी आपके पास नैनोमीटर होती है, 8 × 10⁻³ से -4 ऐसा होता है। ठीक है, वो आप याद कर सकते हो। विजिबल और यूवी की जो ट्रांजिशंस होंगी वो किसमें पड़ती हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में। तो हमें तीनों पढ़नी है, तीनों के अलग अलग रीजन है। माइक्रोवेव का कौन से रीजन में आएगा? रोटेशनल में। वाइब्रेशनल किस में आएगा? IR में। और यूवी और विजिबल में अगर इंटरेक्शन होता है, देखो मान चलो इसकी वेवलेंथ देख लो, माइक्रोवेव की है -3, -14 और -5, 10⁻³ 3, 10⁻⁻14, 10⁻⁻17। अगर इस रेंज में 10⁻³ नैनोमीटर में आपके पास मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, तो वो क्या शो करेगा? माइक्रोवेव रीजन, मतलब रोटेशनल ट्रांजिशंस वहां पे आएंगी। अगर आपके पास -14 की रीजन में हो रही है तो क्या आएंगी? IR, मतलब वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस। अगर इस रीजन में होती है यूवी या विजिबल के में, तो कौन सी ट्रांजिशंस आएंगी? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ठीक है, अब ये ट्रांजिशंस आप देखते कैसे हो? सो द नेक्स्ट पार्ट इज आपके पास कि आप स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कैसे करते हो, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कंसीडर करने के लिए हमने सिंपल से सिंपल कोई भी एक मॉलिक्यूल मान लिया जिसके अंदर
दो एटम्स है ए और बी, वो क्या है क्लोजली स्पेस्ड है, तो दोनों के न्यूक्लियाई होंगे और दोनों के न्यूक्लियाई के अंदर क्या होंगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा एक्साइटेड, जैसे उनके अंदर एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनके अंदर जैसे पास करोगे वो अपना उनके साथ इंटरेक्शन शो करेंगे और उस इंटरेक्शन को ही हम ट्रांजिशन बोल देते हैं, क्योंकि जब इंटरेक्शन होगा उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। कितना एक्साइट होगा, एक्साइट होने के बाद कौन से एनर्जी लेवल से किस में जा रहा है और कहाँ से वापस आएगा, ठीक है। तो वहां से आपके पास क्या होता है, वो जितना भी एक्साइटेशन होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और इसी क्वांटाइज्ड जो आपके पास एक्साइटेशन का वापस आना है कि जितनी एनर्जी लेके जाएगा उतनी ही वापस करेगा। क्वांटाइज का मतलब क्या है कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है तो वो वापस सेम उतनी एनर्जी के साथ वापस भी आएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास कितनी एनर्जी के साथ वापस आएगा इसको क्या बोल रहे हैं, सेम एनर्जी के साथ आएगा, तो दैट इज क्वांटाइज। और इसी तरीके से हमें क्या मिल जाएगा फिर स्पेक्ट्रा, जो एनर्जी वापस रिलीज करता है उसको हम नोट कर लेते हैं, वहां से आपको क्या मिल जाता है स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब मोलिकुलर स्पेक्ट्रा कैसे देखते हो, देखो आप जब एटम का स्पेक्ट्रा देखते हो तो उसके अंदर क्या होता है, एक एटम होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं आपके पास। देखो इसके अंदर थोड़ा सा वो वाली चीज होगी ना, इधर देखो कि आपके पास जो एनर्जीज होती है वो सबसे कम ट्रांजिशन एनर्जी होती है, फिर रोटेशनल एनर्जी होती है, फिर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है और फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। ये एनर्जी लेवल्स है कि सबसे कम जो गैप होता है वो ट्रांजिशन के बीच में होता है, ट्रांसलेशनल मोशन के बीच में, कि अगर एटम ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रहा है तो उसकी एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा, फिर रोटेशनल मोशन शो कर रहा है उसमें होगा, उसके बाद वाइब्रेशनल में इन दोनों से ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन शो कर रहा है तो वहां पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है कि टोटल एनर्जी क्या होगी, इन सब का सम होनी चाहिए, पर ट्रांसलेशनल एनर्जी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ट्रांसलेशनल मोशन की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, वेरी स्मॉल अमाउंट होती है। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि टोटल एनर्जी जब कंसिडर करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है बहुत ही स्मॉल है। नेग्लेक्ट कर दी तो आपके पास क्या बच गई कि टोटल एनर्जी जो है वो सम हो गई इलेक्ट्रॉनिक प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी डिफरेंस का, ठीक है। तो बोर्न-ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन यही कहती है कि हम टोटल में ट्रांसलेशनल मोशन की एनर्जी जो बहुत ही कम होती है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बोर्न-ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन है। उसके बाद देखो जब आपके पास ये तो सिर्फ क्या था एटम का, कि एटम में तो क्या हुआ यहाँ से यहाँ गई यहाँ से वापस आ गई तो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा मिल जाता था। अब क्या हुआ, अगर दो एटम है तो दो उनके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल दो अलग अलग होंगे, ठीक है। और दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में आपके पास क्या होगा, डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं और डिफरेंट वाइब्रेशनल में क्या होंगे, डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे। और ट्रांसलेशनल को हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी एनर्जी भी होगी कहीं ना कहीं, तो वो होते हैं, ट्रांजिशंस भी होंगी, पर हम उनकी एनर्जी डिफरेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं टोटल में, क्योंकि ये जो अंदर है छोटे वाले, जो छोटे वाले हैं ये क्या है, ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल, और जो जे से रिप्रेजेंट कर रखे J इक्वल्स टू 1 2 3 ये क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो दो वाइब्रेशनल के बीच में डिफरेंट 3 तक ही ली होंगी, ये नंबर ऑफ n तक चल जाते हैं, ठीक है। तो दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो इनके बीच में भी होंगे, इनके में भी होंगे, इनके में भी, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या आ गए, डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को मान लो आपने ज्यादा एनर्जी दे दी किसी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ प्रेजेंट था तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ भी एक्साइट हो सकता है, इससे ऊपर वाले में भी एक्साइट हो सकता है और यहाँ से इस वाले में भी जंप कर सकता है, और हो सकता है उसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि अपने वाले वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को छोड़ के दूसरे वाले वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चला जाए, खुद की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के वाइब्रेशन लेवल को छोड़ के ऊपर वाले में चला जाएगी। तो किस पे डिपेंड करेगा कि उसको कितनी एनर्जी मिल रही है, ठीक है।
और यही आपका सिलेक्शन रूल बताएगा कि वो किस में जाएगा, जिसमें जाएगा वहीं पे वापस आएगा। ठीक है, तो जब ये जाता है उसी हिसाब से ये वापस आता है। ठीक है, तो अगर हम ज्यादा एनर्जी देते हैं तो वो क्या होगा, सेम वाइब्रेशनल में भी जा सकता है, वाइब्रेशनल से रोटेशनल में भी आ जा सकता है, रोटेशनल से खुद के रोटेशनल में, रोटेशनल से आगे वाले के रोटेशनल में भी, और रोटेशनल से इस रोटेशनल। तो क्या आ गया आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आ जाएंगी इनके रेस्पेक्ट में, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्पेक्ट्रा आएगा। और कॉम्प्लिकेटेड सा स्पेक्ट्रा को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बैंड। ठीक है, तो ये जो आपके पास एक जिसके अंदर वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक तीनों एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसको आप क्या बोलते हो, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल। इन एनर्जी लेवल्स को क्या बोलते हो, कंबाइंड फॉर्म में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल और वाइब्रेशनल तीनों आ जाते हैं, इनको बोल देते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स। और इसके रेस्पेक्ट में जो स्पेक्ट्रा आएगा उसको बोलोगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब इसके बाद दो चीजें आपके पास होती है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। उसमें कुछ खास बताने का नहीं है। और देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, भाई एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, अगर ये दो एनर्जी लेवल्स है किसी भी उसके डिफरेंट डिफरेंट, मान लो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ये 0 से 1, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ प्रेजेंट था और यहां से क्या जाएगा, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब आता है, जब किसी इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी के अंदर, मतलब पहले ई थी और उसमें कुछ एनर्जी ऐड होकर हमें एनर्जी मिली है, तो वो क्या आ जाएगी, ई डैश न्यू। ठीक है, तो अगर आपके पास एनर्जी हमें ज्यादा मिलती है, एनर्जी क्या मिलती है, देखो ज्यादा हो तो हम कैसे डिसाइड करोगे, अब वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल क्या मानिए। अगर हमने किसी को एनर्जी दी है, ठीक है, आपके पास अगर फाइनल ये है और इनिशियल ये है, तो एब्जॉर्प्शन अगर स्पेक्ट्रा होगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, जो ये हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी दी थी ये तो इसने क्या कर ली, यूज कर ली, कहां जाने में, यूज कहां जाने, देखो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि इसकी एनर्जी क्या थी, कम थी, ऊपर वाले की एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। जो फाइनल वाला है इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, हायर होगी, कुछ एनर्जी ऐड होके उसमें गया तो इसका मतलब ऑटोमेटिक है इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसकी ग्राउंड स्टेट से ज्यादा होती है एब्जॉर्प्शन में। अगर आपके पास एमिशन आता है, एमिशन में क्या होगा, उल्टा, एमिशन में क्या हो जाएगा, रिवर्स, कि ज्यादा एनर्जी लेवल वाले से और नीचे आएगा मॉलिक्यूल, मतलब एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, तो जिसके अंदर आपके पास E माइनस एच न्यू हो जाएगा, वो किसके E में आ जाएगा। ठीक है, तो जो लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, जो ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आएगी बाय एमिटिंग एनर्जी, उसको आप क्या बोलोगे, एमिशन स्पेक्ट्रम, जो उसके रिस्पेक्ट में जो स्पेक्ट्रम आएगा। और जहां पे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, बाय एब्सॉर्बिंग द अमाउंट ऑफ लाइट इज नोन एज, उसके रिस्पेक्ट में जो स्पेक्ट्रम आएगा दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट यही है। इसके बाद जो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।